अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज की जो अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हवाले से आ चुका है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये ने कहा है कि साद रफ़ीक साहब के फ़ैसले के अंदर जो भी मुखालफीन हैं उनके साथ एक सियासी तौर पे एक बदला उतारा गया। एक बहुत ही हैरान कुन फ़ैसला है और मज़म्मत की गई है एक तरीके से नैब की, और सख्त तनकीद की गई है इस फ़ैसले के ऊपर। ये बहुत अहम फ़ैसला है, इसके ऊपर हम नज़र दोहराएंगे, मगर पहले देखते हैं कि सियासी हलचल क्या रही है। आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन की तोपों का रुख फिर इमरान खान की हुकूमत पर था। हुकूमत के 15 मशीरों में से 7 गैर मुल्की शहरियत रखते हैं। रज़ा रब्बानी ने दोहरी शहरियत के हवाले से हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जो पाकिस्तान में वोट नहीं दे सकता, मेंबर असम्बली सेनेट नहीं बन सकता, ऐसे शख्स को आप कबीना में बिठाकर फैसले करवा रहे हैं। मामले ख़ुसूसी सिक्योरिटी के हसास मामलात पर बातें सुनता है। लगता है हुकूमत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को आलमी मालियाती साम्राज्य के हवाले कर दिया है। पार्लियामेंट से बाहर लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी रहनुमाओं और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि ईद उल ज़ुहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा ताकि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जा सके। सवाल ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाता है तो मुल्क जिस माशी बहरान से गुजर रहा है, क्या बहरान से निकालने का हल अपोजिशन के पास है? हाल ही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ रैली निकाली, जिसका मकसद वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाज करना था, लेकिन वो रैली कश्मीर चौक के सामने इख्तिताम पजीर हुई। हमारे जो बुनियादी मुतालबात थे वो ये कि जो सेक्टर्स हमारे बंद हैं उनको SOPs के तहत फौरी तौर पर खोला जाए, और अभी करीब 4 महीने से ज़ायद अरसा हो गया है, तो SOPs बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा ताजर सख्त परेशान है और मुआशी दबाव का शिकार है। ये SME सेक्टर को और छोटे ताजर को फोकस करेंगे अपने रिलीफ पैकेज में या अपने इमदादी पैकेज में, तो उससे रियासत में जो इंतशार बपा हो रहा है बेरोज़गारी को लेकर, उसको ख़त्म करने में SME सेक्टर आपका बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। हमने वज़ीर आज़म साहब के पास जाना था और वज़ीर आज़म हाउस जाकर हमने हॉर्न बजाने थे और उन्हें जगाना था, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ ले आए थे। ये तो ताजरों की सूरत हाल थी जिन्होंने बगैर किसी सियासी रहनुमाई के इस रैली का इनेकाद किया था। लेकिन अब बात करेंगे माशरे के उस कमज़ोर तबके की, हमारे फनकार जिनके घरों में कोरोना की वजह से फाके पड़ गए हैं। तमाम लोगों के साथ मैंने बजाया है, नाहिद सिद्दीकी, बिगे चौधरी, वटेवर फस्की रहमान, सबके साथ बजाया मैंने। और मैं इसलिए छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना है इसकी वजह से फनकारों पर क्या असर पड़ा है, और कई लोग हमारे जो हैं वो कोरोना की वजह से दुनिया से चले गए हैं, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है जो नज़र भी नहीं आ रही और हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मिल के आप फनकारों के लिए जितना हो सके उतना करें, बिकॉज के इनके लिए कोई काम नहीं है, इनको इस काम के अलावा कोई काम नहीं है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से माशरे का हर तबका माशी मुश्किलात का शिकार हो चुका है। स्वाद का उस्ताद 36 साला हैदर हयात, जिसने मालाकंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करके निजी तलीमी इदारे में दर्स व तदरीस का अमल शुरू किया था, लेकिन अब तलीमी इदारे बंद हैं तो वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। जब से कोरोना की वजह से प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल्स और मदारिस वगैरह बंद हो गए तो हमारा रोज़गार भी ख़त्म हो गया। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल में टीचिंग रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया था, वो बंद हो गया। पहले जिन बच्चों को मैं स्कूल में सबक पढ़ाता था, अदब सिखाता था, अब मैं गलियों में घूम रहा हूँ और उन बच्चों को पुकारता हूँ कि चन्नी ले लो, चन्नी ले लो। यही हमारी माशरे में एक टीचर की हैसियत है। लेकिन दूसरी तरफ दफाई बजट में रवां साल 12% का इजाफा किया गया, जबकि सेहत और तालीम के हवाले से आवाम को वो सहूलतें मुयस्सर नहीं जो होनी चाहिए। तो नाजरीन, आज बहुत सारी ख़बरें हैं। हम दावत देते हैं और वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो सेनेट की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए कॉमर्स की मेंबर हैं। और नुमान वज़ीर खटक साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो सेनेट की कमेटी बराए एविएशन के मेंबर हैं। मगर अगर आप सबकी इजाज़त हो
तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात करते हैं, चूँकि वो ये वकील हैं जो ख्वाजा साद रफ़ीक के बिहाफ के ऊपर इस केस के अंदर प्रेजेंट हुए थे। नाजरीन, हम उस केस की बात कर रहे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फ़ैसला आया है। बहुत अहम ये फ़ैसला है जहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक साहब को तफसीली फ़ैसले के तहत बेल मिली थी और इस फ़ैसले के अंदर नैब के ऊपर सख्त तनकीद की गई है। ये जो फ़ैसला है ये इस बेंच के ऊपर जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल जो थे उन्होंने इस बेंच की सरबराही की थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा है कि एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन को मंजर नाम से गायब किया जाता है, ये इनका फ़ैसला है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये फ़ैसला कितना आप समझ लें नुकसानदेह होगा नैब के लिए, इसलिए चूँकि ऑलरेडी जो नैब है वो इस वक्त अपोजिशन के सख्त तनकीद का निशाना जो है वो बन चुकी है। तो यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एब्डो जो अयूब ख़ान ने शाया किया था, वो ऑर्डिनेंस जो अयूब ख़ान ने शाया की थी जिसके तहत सियासतदानों को विक्टिमाइज़ किया गया था और उसके नतीजे में कई तज्ज़िया निगार ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 2 लाख हो गया, उसका भी हवाला दिया है और ये भी कहा है कि यहाँ पे जितने भी करप्शन के कवानीन बनते रहे हैं उन्होंने कभी करप्शन का ख़ात्मा नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ विक्टिमाइज़ किया है। आज़म साहब, आज़म साहब से मेरा ख्याल है राब्ता नहीं हो पा रहा। आज़म साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। बात आगे लेके चलते हैं। नुमान वज़ीर खटक साहब, जो आज तफसीली फ़ैसला आया है उसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है, मगर देयर इज़ नो डाउट दैट इट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर नैब। तो अब जो एक एहतसाब का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई थी, आप नहीं समझते इसको बहुत बड़ा धचका लगा है? और अगर आपने एहतसाब करना है, करप्शन ड्राइव करनी है, तो उसके लिए शायद अब एक मोर लेट्स से एक ऐसा इदारा आपको चाहिए होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान ना हो। देखिए, इसको तो मुनीज़े देखना पड़ेगा ना, इसके डिटेल जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने एक जो डिसीजन ऑर्डर दिया है, पास किया है, जजमेंट जो दी है, ऑपरेटिव पार्ट उसका जो है, उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली बताया होगा, स्पीकिंग ऑर्डर होगा, बताया होगा कि ये नैब कैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। उसका कुछ एविडेंस भी होगा ना, कोई सबूत भी होगा कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब खुद तो नहीं करेगा, नेचुरली समवन एल्स पॉलिटिकल पार्टी हैज टू बैक इट अप। और अगर उनका इशारा पीटीआई की तरफ है तो वो चीज़ भी नज़र आनी चाहिए कि किसने पीटीआई से कहा, किस तरह हुआ। ऐसा ही कहना तो मेरे ख्याल में, आई एम श्योर कि द ऑनरेबल जस्टिस would not have done like this. He must have given some speaking order. तो उससे देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है और उन्होंने बहुत तफसीली फैसला है, 87 पेजेस हैं, उसकी थोड़े चीदा जो है वो फैसला मैंने पढ़ा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता हो जाए आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, चूँकि बहुत ज़रूरी है उनसे बात की जाए, उनसे पता किया जाए कि जो फ़ैसला है उसके अंदर क्या क्या है। मगर जो हमने पढ़ा है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है बिलखसूस कि नैब जो होता है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अकाउंटेबल ठहराता है, मगर इस केस के अंदर या अगर कोई मामला जिसके अंदर जो पब्लिक डोमेन में हो या पब्लिक इंटरेस्ट का हो, मगर ये एक पर्सनल मामला था, ये एक प्राइवेट आप समझ लें एक बिज़नेस डील थी जिसके ऊपर जो है नैब ने नोटिस लिया और उन्होंने फिर चेस किया उस डील को। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कंप्लेनेंट था वो अफेक्टेड पार्टी नहीं थी। तारड़ साहब मेरे साथ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मेरा ख्याल है मुझे सुन भी सकते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। तो उनसे पूछ लेते हैं, तारड़ साहब, आज जो फ़ैसला आया है उसकी जस्टिफिकेशन जज साहिबान ने क्या दी है और नैब के ऊपर इतनी सख्त तंकीद क्यों की गई? आई एम सो सॉरी, हमारे टेक्निकल जो मसाइल हैं हल करने की कोशिश करेंगे हम। नुमान साहब, देखिए, मैं आपको जिस तरह कह रहा था कि
ये अभी ये मैं आपको एक नंबर ऑफ केसेस दिखा सकता हूँ, या बिजनेस कम्युनिटी की डीलिंग थी और वो चला गया, नैब के पास चला गया और नैब इंक्वायरी कर रहा है। ये पिछले अभी नहीं है, पिछले कुछ सालों से, 7-8 सालों से इस तरह होता जा रहा है कि बिजनेस डील में भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अब हमारी हुकूमत ने इसमें फैसला किया है कि इन फ्यूचर ये बिजनेस डील्स के अंदर या किसी 1-to-1 पार्टी पर्सनल डील्स के अंदर नैब की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और उसके अंदर एक लिमिट भी रखी है कि 10 करोड़ से अबव जो होता है उसके वो सिर्फ नैब के पास जाता है, बाकी जा ही नहीं सके। तो हमने तो इसको करेक्ट किया है। बट ये तो बिजनेस डील थी ना, कता कलामी माफ नुमान साहब, इन द केस ऑफ ख्वाजा साद रफीक दिस वाज अ बिजनेस डील, दिस हैड नथिंग टू डू विद पब्लिक प्रॉपर्टी। So that's what I'm saying. Previously this was there that NAB used to indulge in such cases जो किसी बिजनेस डील के आपस में होता था, जो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होता था। अब हमने उसको रोक दिया गया है। तो ये तो पहले से केस चला आ रहा था, तो उन्होंने जो ये फैसला दिया है तो ये इसको फर्दर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्यू पॉइंट कि जी आपने बिजनेस डील्स के केसेस नैब में नहीं जाने, वो कोई और फोरम्स, बेताशा और फोरम्स है, उस पर जाकर उधर इसको एवेल्युएट किया जाए। लेकिन अगर आप इसके अंदर ये कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से डिसीजन है, फॉर श्योर अगर ये इस तरह हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, एंड इट शुड बी ऑर्डर में देख लेंगे कहाँ लिखा है, किसका हुआ है, किसके इन्फ्लुएंस का किया और इसके डिसीजन को ऐसे बायस्ड करने की कोशिश करनी की है। तो लेट अस सी इट, देखने से ताल्लुक है। रुबीना साहिबा जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? बड़ा अहम फैसला है। बिल्कुल, मैंने अभी चूंकि देखा नहीं है तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जैसे कि नोमान साहब ने कहा, देखिए कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका नैब के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए वहाँ इदारे हैं, वो वहाँ पे रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और इन चीज़ों को नैब में और उनको करप्शन का रंग दे रहे, देखिए देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग कि एक सिविल मामला है उसको आप क्रिमिनल कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जो सिविल मामला थे, जो जिनकी जुरिस्डिक्शन ही जो है वो सिविल कोर्ट्स की थी, उसमें नैब स्टेप्ड इन और जोर जबरदस्ती से, आई डोंट नो, और मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि वो सिविल डिस्प्यूट्स पॉलिटिकल लोगों के हैं, आम लोगों के नहीं हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि वो जो चीज़ें जिसमें क्रिमिनलिटी का कोई पहलू निकलता ही नहीं था और ना है, उनको भी जो है नैब की जो है वो अताब में ले आए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो महीनों से, 2-2 सालों से जेल में अंदर बैठे हैं, ना केस है, ना आगे है, ना पीछे है। और वो शरीफ लोग जो हैं, बिजनेस मामलात लोगों के होते हैं, उसमें हो जाती हैं चीज़ें जो कि थ्रू सिविल कोर्ट्स जो हैं डिसाइड की जा सकती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसके अंदर क्रिमिनलिटी डालकर उन लोगों को बंद किया गया। और अभी भी बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। आई होप कि इस फैसले की रोशनी में उन सारे लोगों के लिए भी अच्छी कोई रिलीफ जो है वो आएगी। ये आपने जो बात कही है ये बड़ी अहम बात है कि आगे इस फैसले से आगे अब होगा क्या। आज़म नज़ीर तारर साहब फिर से हमारे साथ हैं। आज़म साहब, पहले पूछूंगी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सॉरी, मेरी को लाइन मेरे ख्याल में वीक थी। आई एम ट्रेवलिंग। आपने सुना होगा हमारे वो सीनियर सरदार असलम साहब जी, आप इस वक्त बराह रास्त हमारे टेलीविजन पे हैं और आप सभी सुन सकते हैं। मैंने जी आपसे ये सवाल करना था कि ये जो आज तहरीरी और तफसीली फ़ैसला आया है जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल का, इसके आगे अब होगा क्या? चूँकि इसके ऊपर तो बड़ी तनकीद की गई है नैब के इदारे के ऊपर, और इन्होंने यहाँ तक एब्डो का भी हवाला दे दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद क्या ये बाकी फैसलों के ऊपर भी हावी होगा? जो नैब के अंदर इस वक्त केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए, फैसले के अंदर ही अदालत में जो नैब की वर्किंग है और जिस तरह से नैब के कवानीन को मिसयूज किया जा रहा है, और उसमें लफ्ज़ जो यूज किया गया कि एज एन ऑपरेसिव टूल के तौर पे इसे, यानी कि मुखालिफिन को दबाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी बातें जब फैसले में आई तो मेरे ख्याल में जो नैब की बची खुची साख थी वो भी सबके सामने आ गई। और ये पहली दफ़ा नहीं है। फैसले में भी हवाला दिया है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसफ सईद खोसा साहब ने 17 जजेस की मौजूदगी में फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पे
न्यू जुडिशियल ईयर पे, जबकि कमरा खचाखच भरा हुआ था और बार के तमाम ओहदेदारान वहाँ थे, उन्होंने ये बात 2 साल पहले भी कर दी थी। मेरे ख्याल में ये हाई टाइम है कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस को, सारों को सोचना चाहिए, हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। कल उन्होंने भी ऑपोजिशन में जाना है। और मैं अभी मोहतरमा की बात सुन रहा था रुबीना बीबी की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नैब ने बहुत सारे सिविल जो डिस्प्यूट्स हैं वो उसमें हाथ अड़ा के और लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके, तो लोगों के, मुझे 1-2 केसेस का पता है जिसमें 1.5 केस में एक बंदा 4.5 साल से बगैर ट्रायल के जेल में है, 4.5 साल से कत्ल और अगवा। मगर तारिक साहब ये बताइए कि अब जब के ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अपील हो सकता है, चूंकि 2 मेंबर बेंच था, मगर ये समझाइए कि नहीं, ये अपील पहली बात रिव्यू, ये अपील नहीं, ये रिव्यू एक ऑप्शन है रिव्यू की। और मेरा नहीं ख्याल कि फैसले में कोई ऐसी गोल है कि ये जो रिव्यू का केस बने। कोर्ट ने तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दी है और उन्होंने इस केस को सामने रखते हुए ये मुकदमा किसी भी अदालत के सामने जाता, मैं क्योंकि खुद इस लीगल टीम में था, हमने जब ये प्रेजेंट किया, इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं था, और उसके बावजूद नहीं, मगर तारिक साहब ये समझाइए कि इस केस का क्या असर होगा बाकी जितनी भी नैब की इंक्वायरीज हो रही हैं, चूँकि जज साहिबान ने तो हवाला एब्डो का भी दिया है और हमारे नाजरीन जानते हैं, कम से कम जो हिस्ट्री देखते हैं कि यूब खान ने भी एक एब्डो शाया किया था और टारगेट किया था उस ज़माने के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के सियासतदानों को, तो उसका भी हवाला दिया गया है जी। इसलिए हवाला दिया गया कि उन्होंने बड़ा बरबला अदालत में नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि बादिल नजर में ये समझ आ रही है कि नैब कवानीन को सियासी मुखालफीन को उलझाने के लिए और उनका बाजू जो है वो दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, इस फैसले के फार रीचिंग इफेक्ट्स आएंगे। हाई कोर्ट जो हैं वो आईने पाकिस्तान के तहत ताबे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो ताज़ा तरीन फैसला जात हैं उनकी वो अतात करें और उनके मुताबिक फैसले दें। जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जब वो रिमांड देती हैं उन पे ये फर्ज है। सबसे बड़ी बात जो की कोर्ट ने वो पावर्स ऑफ अरेस्ट के बारे में की है और नैब को डायरेक्ट किया है कि ये पैरामीटर्स हैं, और उसमें उन्होंने हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच 7 जज साहिबान के फैसले का। 7 मेंबर बेंच ने 2018 में कहा कि गिरफ्तारी चाहे वो पुलिस करे, चाहे एंटी करप्शन करे, चाहे नैब करे, चाहे वो कत्ल के मुकदमे में हो, चाहे वो संगीन मुकदमे में हो, उसको हद्दुल वसा अवॉइड करना चाहिए। और वो सारी चीजें अब नैब इस मुल्क के कानून को मानती है, आईने पाकिस्तान के ताबे है, तो उस पर लागू है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और ये एक नज़ीर की हैसियत से, एक प्रेसिडेंट की हैसियत से इस पे नैब को भी अमल करना है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को भी करना है, हाई कोर्ट्स को भी करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाइस्ता परवेज़ साहिबा, आप चूँकि कानून को अच्छी तरीके से समझती हैं, लॉ को आपने देखा है, सारी ज़िंदगी देखा है, अब ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का अहम तरीन फ़ैसला आ गया है, इसके अंदर सख्त तनकीद भी की गई है। तारिक साहब कहते हैं कि नैब भी पाबंद है और उनको सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी होगी, और गिरफ्तारियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दारोमदार दिया उसके तहत होना होगा। आपको लगता है कि जो शिकायत हैं ऑपोजिशन की नैब से, अब वो दूर हो पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो आज मैं कहूँगी कि अगर आपको याद हो, असद मुनीर साहब एक थे जिन्होंने अपनी जिल्लत और रुसवाई के खौफ से खुदकशी कर ली थी, नैब जो पगड़ियाँ उछालता है। आज तो शायद उनकी रूह को कुछ थोड़ा सुकून आया हो। और उसके बाद मैं कहूँगी कि देखें, अदालत ने आज एक मिसरा भी, शेर भी पढ़ा है जालिब का। उन्होंने कहा जुल्म रहे और इंसाफ भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। क्योंकि उन्होंने बारहा नैब से पूछा और कहा कि कुछ तो बताओ कि तुम ये मुकदमा लाए हो, कर रहे हो, तो कुछ तो होगा इसमें जो तुमने ये बनाया। मुनीज़े, आज जो तमाम अपोजिशन कह रही है और बिलखसूस PMLN के जो है ये नेक्सस है मौजूदा हुकूमत का और नैब का, वो आज आई थिंक हमारा स्टांस विंडिकेट हो गया है।
मैं आपको अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं कि देखें, अरशद मलिक नैब के जज साहब, उनका डिसमिसल हुआ ऑफ मिसकंडक्ट की बिना पर। अब आप मुझे बताएं कि उनकी तमाम प्रोसीडिंग्स जो थी वो क्या इनफ्रैक्चुअस नहीं हो गई? क्या उनका फैसला जो आया वो तो हमने होल्ड किया हुआ है, लेकिन हमने जज साहब को डिसमिस कर दिया है। आपको अगर याद होगा 2019 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तमाम बार्स के सदूर और तमाम वकला मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब यूज होती है। और उन्होंने अरशद मलिक का जब नया नया केस बाहर आया था तो उन्होंने तमाम जजेस की तरफ इशारा करके ये कहा था कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। आज जो फैसला आया है, आई थिंक इट्स अ चार्ज शीट, मेरे ख्याल में इट्स अ चार्ज शीट अगेंस्ट नैब। उसमें उन्होंने कहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज की लॉयल्टीज को चेंज करने के लिए नैब लॉ को यूज करते हैं, आप पार्टीज बदलने के लिए नैब को यूज करते हैं, आप आर्म ट्विस्टिंग के लिए नैब को यूज करते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को यूज करते हैं। मतलब कि देखें, अदारा इतना ज्यादा मौजूदा हुकूमत ने इस्तेमाल किया है कि अदारे के मुंह पे कालक मलती गई है। आज अदारा, ठीक है शाइस्ता साहिबा, इधर मुझे वक्फा लेना है, मगर जो आपने कहा है कि इट्स अ चार्ज शीट अगेंस्ट नैब, सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, रुबीना खालिद साहिबा भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, दोनों सेनेटर्स बैठे हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि डज द बक स्टॉप विद नैब, और क्या यही हमें सवाल आगे करना चाहिए, क्योंकि आज जो जज साहिबान ने अपना फैसला, तफसीली फैसला लिखा है, तो उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को उन्होंने, मैं छोटा सा वक्फा लेती हूँ फिर वापस आती हूँ। उन्होंने ये भी कहा है, अ स्टेट विच dwarfs its men in order that they may be more docile instruments in its hands even for beneficial purposes will find that with small men no great thing can really be accomplished। ये बहुत कुछ कह जाता है, ये एक छोटा सा जो फिक्रा है। नुमान वजीर खटक साहब से भी इसका रिस्पॉन्स लेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया है ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक के हवाले से, उसके ऊपर बात हो रही है। शाइस्ता साहिबा भी कुछ कहना चाह रही थी, मगर शाइस्ता साहिबा एक छोटा सा सवाल, अगर आप बुरा ना मनाएं, मैं साथ जोड़ी हूँ। ये जो नैब जो है, इसका ये स्टेम तो रैली हुआ था एहतसाब ब्यूरो से, जो आपकी हुकूमत लेके आई थी। तो आप नहीं समझती कि हर सियासी पार्टी ने जब भी वो आए हैं पावर के अंदर, उन्होंने एहतसाब की इस मुहिम को चुना है अपनी ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए? देखिए मुनीसे, ये मुशर्रफ साहब लाए थे और हमारी पार्टी ने बहुत बरमला, बहुत दफ़ा, बल्कि इंडिविजुअली मैंने भी, हम सब ने, मैंने आपके प्रोग्राम में भी अपोलोजाइज किया था कि ये एक काला कानून था और हमारी गलती थी कि पीपल्स पार्टी जब कहती थी, मतलब और पार्टीज, तो हमने इसको नहीं किया। लेकिन आज मैं फिर यही कहना चाहती हूँ कि सफर सबने किया और हमने तो सबसे ज्यादा किया इस लॉ की वजह से। लेकिन मुझे बताएं कि ये अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे। ये अब भी एक ऐसा एक काला खौफनाक तरमीमी बिल मनी लॉन्ड्रिंग का लेके आना चाहते थे, जिसकी जद में ये क्या, मैं क्या, आप क्या, तमाम लोग आ सकते हैं। तो ये अब मुझे बताएं कि अगर ये सिंसियर है इस मुल्क के साथ, तो ये अब इन्होंने कितनी नैब अमेंडमेंट्स की, वो जो कमेटी बनी थी उसकी कितनी मीटिंग्स की हैं, उसमें कितनी सजेशंस ली हैं, इन्होंने फर्दर आगे मूव क्यों नहीं ये करते? क्योंकि जब तक तमाम लेजिस्लेटर्स, तमाम पार्टीज अपने मुफादात से निकल कर आगे बढ़कर इसको खत्म, अब तो मेरा ख्याल है इसमें कोई गुंजाइश रही नहीं। आज की जो फैसला आया है उसके बाद तो नैब फैसला रहने का जवाब ही नहीं है, बल्कि नैब चेयरमैन को आई थिंक खुद स्टेप डाउन कर जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल जो उनके आज जो फैसला आया है उसके बाद।
सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, आपने शाइस्ता साहिबा की बात सुनी। उन्होंने कहा कि नैब चेयरमैन को खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए, खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और क्या ये वाकई में सही बात है जो क्यासाराइयाँ हो रही हैं कि हुक्मरान जमात इस बारे में भी सोच रही थी कि इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से वो एक बिल लेके आएंगे जो नैब से भी ज़्यादा सख्त होगा और उसके अंदर रिमांड जो होगा वो होगा ही नहीं। आप किसी को भी उठा सकते हैं, 150 दिन के लिए रख भी सकते हैं। इज दैट करेक्ट? मैं आपको पहले, आपने ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक लंबा कोट पढ़ा, उसके अंदर आप क्या लिखा कि आपने बोला कि वेल मेन आर ड्वार्फ्ड। वेल व्हाट आई विल से, मेन हैव बीन ड्वार्फ्ड ओवर द लास्ट 10 इयर्स। जब ये दो पॉलिटिकल रिजीम्स हमने देखी वेयर करप्ट एंड पीपल ऑफ हैविंग इमोरल वैल्यूज, वो एक लीडरशिप के पीछे खड़े थे, वो और हिमसेल्फ करप्ट, और जिसकी कोई वैल्यूज थे ही नहीं, तो ड्वार्फ्ड उसको कहते हुए द नेशन हैज बीन ड्वार्फ्ड, वेयर द पार्लियामेंटेरियंस हैव बीन ड्वार्फ्ड बाय स्टैंडिंग बिहाइंड अ लीडर हु हैज नो वैल्यूज, नो एथिक्स, नो वैल्यूज, नो प्रिंसिपल्स, करप्ट टू द कोर, फाइनेंशियली करप्ट, मॉरली करप्ट लोग हैं, उनके पीछे द ड्वार्फ्ड वहां होते हैं। एक तो पहले आपको मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये बात बताएं, ये आप इतना इस फैसले के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेयर इज देयर एनीवेयर रिटन कि ये इसकी पीटीआई से कोई लिंक बनता है? अगर लिखा है तो देन इट इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन व्हिच नेचुरली द गवर्नमेंट वुड गो इनटू रिव्यू, अगर लिखा है, जो मेरे ख्याल में नहीं लिखा होगा बिल्कुल इसके अंदर। तीसरी चीज आती है कि ये सारे केसेस जो थे, इन्होंने हवाला दिया है, उन्होंने कहा है कि नैब को इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। ये जरूर उन्होंने हवाला इसका दिया है जजमेंट के अंदर, और तफसीली जजमेंट जो है वो मैं आपको भेजूंगी भी। जी नहीं, तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है ये कहना, और मेरे ख्याल में दे हैव टू वॉक दिस टॉक, और ये ऑर्डर पढ़ना होगा, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या लिखा है, कि कौन वो था पीटीआई में से। अगर आप बात करें टू बी वेरी फ्रैंक, यही आप रेफर कर रहे हैं ना, वो कौन था जिसने किया है तो बहुत गलत किया है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नैब हैज टू बी एन ऑटोनमस बॉडी वेयर नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी पार्टी। और ये आप जो कहते हैं नैब को खत्म करो, आई एम सॉरी, नैब को उन केसेस में इंडल्ज नहीं करता जैसे सेनेटर रुबीना कह रही है कि पूरा ये बिजनेस उसके अंदर नहीं इंडल्ज करना चाहिए, प्राइवेट लेन देन में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पब्लिक मनी के इन्वॉल्व है और उसमें करप्शन हुई है, उसमें नैब करना चाहिए, और नैब का बड़ा अच्छा कानून है, दे आर डूइंग ए वेरी फाइन जॉब एज फार एज दैट इज कंसर्न। लेकिन अब इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन यू वुड नॉट एग्री विद जिस तरह शाइस्ता साहिबा कह रही हैं कि नैब चेयरमैन को स्टेप डाउन खुद ही कर जाना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो शाइस्ता साहबा की जो उनकी सपोर्ट में बात करूंगा कि इन्होंने इसको लगाया, इन्होंने ये कानून पास किया, मैं इनका लगा हुआ आदमी को सपोर्ट करूंगा, और ये रहे बिल्कुल। और अकाउंटेबिलिटी सारी पार्टीज की, इंक्लूडिंग पीटीआई के लोगों की अकाउंटेबिलिटी करें। अगर नहीं करते तो सही शोर करते हैं। तो ये इस तरह अरशद मलिक की आपने बात की, अरशद मलिक का अगर फैसला खत्म करते हैं ना, तो चलिए अरशद मलिक के ऊपर बाद में आते हैं सेनेटर साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा जो यहाँ बैठी हुई हैं, सेनेटर साहिबा बात असल में ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं, अगर आप फाइनेंशियल करप्शन की बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर पूरा सांचा जो है वो एक तरफ हुआ हुआ है, इट्स बिकम एंटी पीपल। आपने कुछ देर पहले, कुछ हफ्ते पहले एक बात सेनेट के अंदर उठाई और आपने कहा कि क्यों नहीं दूर दराज इलाकों में 3G 4G अवेलेबल, क्योंकि एक कंपनी जो है या एक इदारा जो है वो मोनोपोलाइज करता है। अगर खान साहब की गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती वो एक और बात है, मगर ये जो सांचा बना हुआ है जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता, इसका क्या कर सकती है ऑपोजिशन? देखिए, पहली तो बात ये है, मेरे भाई नोमान ने कहा कि जज साहब की जजमेंट में कहाँ नहीं लिखा हुआ कि भाई पीटीआई का नाम नहीं है। तो जिस तरह से नोमान ने रिएक्ट किया है, तो नाम ना भी होता तो लगता है कि नाम खुद बता दिया नोमान ने। देखिए, मेन इन पॉलिटिक्स एंड आई थिंक विमेन इन पॉलिटिक्स एज वेल, ये जो एक दफ़ा ट्वीट की थी किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगी, कि स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, तो वो जो पूरा हुआ है वो इस दौर में आपको नजर आ रहा है कि कहाँ कहाँ से आपको मैं आप क्या कौन कौन से एग्जांपल दूं कि वो लोग किन मनसबों पे बैठे हैं जिनका उन मनसबों से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात ये कतक कलामी माफ देखिए, नैब के ऊपर तो बहुत सारे प्रोग्राम हुए भी हैं, हम करते भी रहते हैं, मगर जो आपने सेनेट के अंदर सवाल उठाया है, आपको उम्मीद है कि उसका जवाब आपको मिलेगा? मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। 2008 से 2013 तक there was no political victimization in this country at all. There was not one single
जो है पॉलिटिकल प्रिजनर था इस मुल्क के अंदर। खैर उस बात को तो छोड़ के तो मैं आपको इनकी जो इनकी डबल पॉलिसीज है ना, आप तो अभी ये इस जजमेंट की बात कर रही हैं, आप 3G 4G की बात कर रही हैं, मुझे इस सबसे ज्यादा फिक्र जो है वो कोरोना की है। इस वक्त आप देखिए ना, मेरे सामने एक अखबार पड़ा हुआ है और 2 अखबार बल्कि पड़े हुए हैं। मगर कोरोना वबा से भी ये सारी चीजें सामने आई है ना, क्योंकि यंग लोग आपको देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं आपकी तरफ देख रहे हैं। कल भी एहतजाज हुआ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इस हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि सेनेट की कमेटी इसको रिजॉल्व कर सकेगी? मैं उसमें जी, क्योंकि मुझे बात पूरी कर लेने देना। देखिए मैं उसमें भी आऊंगी, वो भी हमारी बहुत बड़ी कंसर्न है। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड नेक्स्ट वीक हम फिर, बल्कि जो आने वाले इसी हफ्ते के अंदर हम HEC से फिर मुलाकात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में बाकी जो इसके साथ मुंसलिक इदारे हैं उनके साथ बैठ के हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि बेहतर हमारे लिए प्रपोजल्स लेके आए। लेकिन मुनज़्ज़र मैं फिर आऊंगी कोरोना पे कि एक अखबार कह रहा है कि WHO वार्न कर रहा है अ न्यू सर्ज इन कोरोना। हम कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ गिर रहा है, फिर हम कह रहे हैं पेशावर में आज से स्मार्ट लॉकडाउन बंद हो रहा है, खुल जाएगा वो स्मार्ट लॉकडाउन। उसी अखबार में नीचे लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ अजला में कराए गए कोरोना टेस्ट गुम हो गए हैं। एक अजला का कोरोना टेस्ट अगर हुआ है तो वो दूसरे जिले